बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं PIAIC का क्विज़। ठीक है। अब ये क्विज़ बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें मैंने जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं वो मोस्टली वो क्वेश्चंस हैं जो सर्जिया की रिपोजिटरी में कोडिंग हुई हुई है। ठीक है। तो इससे ये बात क्लियर हो जाती है कि सर्जिया की जो रिपोजिटरी है उसमें आपको समझना भी है अच्छे से, और उसके अलावा जो उसके अंदर कोडिंग दी हुई है उसको भी आपने अच्छे से समझना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है कोडिंग की भी। क्योंकि इसके अंदर अभी आप खुद भी देखेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिख जाएंगे कि जो सर जिया की रिपो में अगर आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस की होगी तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये वाला कोड तो वहाँ पे भी था। एज इट इज़ भी है कुछ चीज़ें, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि कोड वही है लेकिन नेम चेंज है, वैल्यूज़ चेंज है, इस टाइप से चीज़ें हुई हुई हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस इसके अंदर वही हैं और ये PIAIC का क्विज़ है। ठीक है। तो अब हम लोगों को भी यही सारी चीज़ें कही गई थी कि स्टेप 0 से स्टेप 10 तक आपने तैयारी करनी है, तो इसका मतलब यही है आपका क्विज़ उसी में से आने वाला है। सही है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्विज़ में हमें क्या दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज़ें मतलब पिक्चर इसकी थोड़ी सी ब्लर है। मैं इसको थोड़ा सा जूम करके देख लेती हूँ। ठीक है, अब नज़र आ रहा होगा। ये थोड़ा सा ब्लर है क्योंकि मैंने स्क्रीनशॉट्स लेके लगाए हुए हैं, टाइपिंग का बिल्कुल भी टाइम नहीं था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास है उसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर इज़ करेक्ट। सही है। यहाँ पे देखिए हमने एक वेरिएबल बनाया है सिंपल लेट के कीवर्ड से। ए वेरिएबल का नेम है और उसके अंदर हमने स्ट्रिंग असाइन की है। सही है। स्ट्रिंग असाइन किए, अब हम उसको रीअसाइन कर रहे हैं ए को। ठीक है। लेट के कीवर्ड से हम रीअसाइन कर सकते हैं। रीअसाइन करते टाइम हम क्या कर रहे हैं, उसके अंदर हमने नंबर टाइप लिख दी। ठीक है, वैल्यू लिख दी और हम console.log a करवा रहे हैं। अब इसमें हमारे पास चार ऑप्शन है। कह रहा है कंपाइल एरर ऑन लाइन 1, कंपाइल एरर ऑन लाइन 2, कंपाइल एरर ऑन लाइन 3 और नो कंपाइलर एरर। सही। कंपाइलर एरर क्या होता है कि जब हम कोड लिख रहे होते हैं ना VS कोड पे, उसी टाइम हमारे पास एरर आ जाता है, वो कंपाइलर एरर होता है। ठीक है। और जब हम रन कर लेते हैं अपने कोड को टर्मिनल पे, उस टाइम जो एरर आता है वो रन टाइम एरर होता है हमारे पास। तो ये पूछ रहा है कि अब जैसे ये जो पहली लाइन लिखी है लाइन 1 होगी, ये लाइन 2 होगी, ये लाइन 3 होगी, तो ये बोल रहा है कि कौन सी लाइन में ऐसा कोड लिखा है जिस पे एरर आएगा, आपने बताना है। तो यहाँ पे देखिए हमने टाइप स्क्रिप्ट क्या है, आपके पास स्ट्रांगली टाइप सिंटेक्स है, यानी इसके अंदर आपके पास ऑप्शन है आप टाइप्स मेंशन भी कर सकते हैं। अगर आप टाइप नहीं भी देंगे तो ये क्या कर लेगा, इन्फर कर लेगा टाइप को। यानी जैसे ही आप उसके अंदर वैल्यू असाइन कर लेंगे तो वो उसको कंसीडर कर लेगा कि ये स्ट्रिंग ही है, वो उसकी टाइप स्ट्रिंग स्टोर कर लेगा। फिर अब आप उसमें रीअसाइन स्ट्रिंग ही कर सकते हो, लेकिन यहाँ आपने क्या किया है, वेरिएबल बना के स्ट्रिंग लिखा उसमें और रीअसाइन आप नंबर कर रहे हो, तो ये क्या करेगा, एरर दे देगा। एरर कहाँ पे देगा, लाइन 2 पे एरर देगा ये। तो यहाँ पे मैं चल के इसका एक कोड भी, यहाँ पे से मैंने सारा कोड लिखा हुआ है पहले से आप लोगों को समझाने के लिए। यहाँ पे हम फिर एक एग्जांपल कर लेते हैं। मैं लेट ए। सही है। और यहाँ पे हम स्ट्रिंग देते हैं पाकिस्तान। सही। अब मैं रीअसाइन करने जा रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे हम इसको देखिए ऐसे मैं लॉक करवाती हूँ ए को। सही है। अब ये देखिए मैंने यहाँ क्या किया, 2 लाइन का कोड तो लिख लिया, ये पहली लाइन और ये थर्ड वाली लाइन कोई एरर नहीं है। अब रह गई बीच वाली लाइन, इसको चेक कर लेते हैं। सही है। हम ए पे आते हैं, रीअसाइन करते हैं, मैंने लिख दिया 19। कहाँ एरर आ रहा है, यहाँ पे एरर आ रहा है, सेकेंड लाइन पे, लाइन नंबर 2 पे एरर आ रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गई कि लाइन नंबर 2 पे आपके पास एरर आ जाएगा। क्या एरर दे रहा है देख लेते हैं ओवर करके। टाइप नंबर इज़ नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग, वही बात हो गई जो मैंने अभी समझाई थी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, इधर आ जाते हैं वापस। इसका मतलब है हमारे पास जो है ये जो है सही है, इसको ड्रॉ क्यों नहीं कर रही है। सही है। ये वाला जो है हमारे पास लाइन 2 पे हमारे पास एरर आ जाएगा, तो ये हमने इस पे कर लिया, बहुत ज़्यादा हो गया है। सही है। लाइन 2 पे हमारे पास क्या हो गया है, एरर आ गया। सही है। उसके बाद हम थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं। अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर इज करेक्ट। अब यहाँ पे देखिए हमने हमारे पास दो चीज़ें, एफ एल्स। एफ एल्स का सबको पता होगा कि क्या होता है, जब भी हमने कोई कंडीशन लगाई होती है ना, वो अगर ट्रू होती है
तो क्या होता है, हमारे पास इफ़ वाला कोड एग्जीक्यूट होता है और इफ़ के अंदर जो स्टेटमेंट होती है वो एग्जीक्यूट होती है। और जब हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास एग्जीक्यूट होती है, एल्स वाली। अब यहाँ पे आप देखिए इफ़ के साथ मेंशन किया हुआ है क्या, ट्रू। तो इसका मतलब क्या है कि हमने बता दिया कि इफ़ भाई ट्रू है यानी हमेशा कौन सा कोड एग्जीक्यूट होगा, इफ़ वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पे ये मसला नहीं है, इनको जो आंसर चाहिए वो ये नहीं चाहिए। ये मैं एक एक्स्ट्रा चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी ताकि रिवीजन भी होता रहे साथ साथ। यहाँ पे देखिए इन्होंने जो हमसे आंसर मांगे वो क्या है, कैन नॉट यूज़ ए इन द इफ़ क्लॉज आफ्टर डिक्लेरेशन, कैन नॉट यूज़ ए इन द एल्स क्लॉज आफ्टर डिक्लेरेशन, सही है। और क्या कह रहा है, कैन नॉट यूज़ ए इन द लॉग स्टेटमेंट, कैन यूज़ ए इन ऑल द केसेस, सही। यानी हमसे पूछ रहा है कि ये जो ए वाला सीन है सारा, कि हमने इफ़ के अंदर ए लिखा है, हमने एल्स के अंदर ए को डिक्लेयर किया है, हम कंसोल करवा रहे हैं ए को, तो कौन सी कोड, कौन सी लाइन ऐसी है जिसमें ये एरर देगा हमें, कहाँ पे हम ए नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देख लें, पहली चीज़ तो सबके माइंड में आएगी कि भाई हम लेट के कीवर्ड से जब भी कोई वेरिएबल बनाते हैं तो सेम नेम से नहीं बनता है, ब्लॉक स्कोप का एरर आ जाता है हमारे पास। बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ तो दोनों बने हुए हैं, लेट ए, कोई एरर नहीं दे रहा। यहाँ पे देखिए मैंने कोड लिखा हुआ है, मैं दिखा, अच्छा इसको यहाँ तक हम अनकॉमेंट करते हैं। ये देखिए कोई एरर दे रहा है, ये कोई भी एरर नहीं दे रहा, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, कोई एरर नहीं दे रहा। क्यों कोई एरर नहीं दे रहा, इसलिए नहीं दे रहा कि दोनों का ब्लॉक जो है वो अलग अलग है, ठीक है, दोनों का ब्लॉक ऑफ स्कोप अलग अलग है। यानी ये जो इफ़ का है ना ब्लॉक, वो यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ एंड हो रहा है, एल्स का ब्लॉक जो है वो यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे एंड हो रहा है। अब यानी इस ब्लॉक के अंदर, ये जो इफ़ वाला ब्लॉक है, इसके अंदर जो कुछ भी लिखा होगा, ठीक है, वो इसके बाहर किसी को नहीं पता होगा, ऐसे समझ लें, ठीक है। यानी जो ये इफ़ वाले के अंदर जो भी कोड लिखा हुआ है कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, ना ये कोड अपने इन कर्ली ब्रैकेट्स के बाहर किसी को जानता है और ना बाहर वाला कोई इस अंदर के कोड को जानता है, सही है। इसी तरीके से एल्स वाले के अंदर आएंगे तो एल्स के अंदर का कोड भी इन ब्रैकेट्स के बाहर कोई भी नहीं जानता है और ना ही ये कोड इन ब्रैकेट्स से बाहर किसी को जानता है, सही है। यानी इनकी ये अपनी एक अलग ही दुनिया है इन ब्रैकेट्स के अंदर, ऐसे समझ लें, ठीक है। तो अब ये अलग स्कोप हो गया, ठीक है, ये अलग ब्लॉक हो गया, ये अलग ब्लॉक हो गया। तो इन दोनों का आपस में एक दूसरे से कोई दूर दूर तक ताल्लुक वास्ता नहीं है, ये दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई एरर भी नहीं आ रहा, क्योंकि क्या है, दोनों का ब्लॉक अलग अलग है। ये इसका ब्लॉक हो गया, ठीक है, और ये इसका ब्लॉक हो गया, तो यहाँ पे कोई ब्लॉक स्कोप एरर आपके पास नहीं आने वाला, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई आपके पास। अब होगा क्या, मैंने आपसे क्या कहा, ये हमसे पूछ रहे हैं कि कौन सी लाइन पे एरर आएगा, तो हमें यहाँ तक तो ये पता चल गया कि ये और ब्लर हो गया है, इसको थोड़ा सा जूम, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या क्लियर हो गया कि ना तो ये वाला आंसर राइट है ना ही ये वाला आंसर राइट है, सही है। अब क्या रह गया हमारे पास, ये वाला ऑप्शन रह गया, ठीक है, और ये दो तो हमारे पास फॉल्स हो गए ना, अब लास्ट के दो रह गए। अब तीसरे वाले को चेक कर लेते हैं जिसमें लिखा था कैन नॉट यूज़ ए इन द लॉग स्टेटमेंट, ये क्लियर हो गया, इफ़ में भी हो सकता है, एल्स में भी हो सकता है। अब यहाँ चेक कर लेते हैं कि console.log में ए को हम यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसको मैं अनकॉमेंट करती हूँ, ये देखिए एरर दे दिया। क्या कह रहा है, मैंने होवर किया तो कह रहा है कैन नॉट फाइंड नेम ए, यानी वो कह रहा है भाई console.log कर रहे हैं, हमने ए कॉल किया, वो कह रहा है भाई मैं किसी ए को जानता ही नहीं हूँ। क्या कह रहा है console.log, यहाँ पे हमने किया तो क्या कह रहा है, वो कह रहा है मैं किसी ए को जानता ही नहीं हूँ। तो मैंने अभी क्या एग्जाम्पल दी थी आपको कि इफ़ का ब्लॉक यहाँ तक है, एल्स का ब्लॉक यहाँ से शुरू के यहाँ तक है। अब इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो कुछ लिखा है वो सिर्फ ये अंदर की चीज़ें ही जानती हैं, ठीक है। इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो लिखा होगा वो अंदर वाले ही जानते होंगे, बाहर वाला कोई नहीं जानता कि इसके अंदर क्या है। इसी तरीके से एल्स के अंदर जो लिखा होगा वो अंदर वाले ही जानते होंगे, बाहर वाला कोई नहीं जानता। अब ये console.log क्या है, ये console.log जो लिखा है ये क्या है, ये ब्लॉक के अंदर है, नहीं, यहाँ इफ़ का ब्लॉक तो यहाँ पे एंड हो गया और एल्स का जो ब्लॉक है वो यहाँ पे एंड हो गया। और ये क्या है console.log,
इन दोनों ब्लॉक से बाहर लिखा हुआ है। सही है, तो इसका मतलब ये है कि ना ही ये इफ वाले ए को जानता है, ना ही ये एल्स वाले ए को जानता है, ना ही इफ वाला ए इस console डॉट लॉग को जानता है, ना ही एल्स वाला ए इस console डॉट लॉग ए को जानता है। इस वजह से हमारे पास एरर आ रहा है, यानी ये एक अलग मुल्क में बैठा है, ये एक अलग मुल्क में बैठा है और ये एक अलग मुल्क में बैठा है। सही है, तो ये सब आपस में एक दूसरे को नहीं जानते, इस वजह से ये एरर दे रहा है, क्योंकि ये उन दोनों के ब्लॉक से बाहर है, इस वजह से एरर दे रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास राइट हो जाएगा? थर्ड वाला, कैन नॉट यूज ए इन द लॉग स्टेटमेंट। सही है, अब क्या करते हैं, इसको मैं यार चेंज कर लेती हूँ। सब ठीक है, ठीक हो गया। अब यहाँ तक हो गया हमारे पास। अब मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ। सही है, ये तो एरर दे रहा है हमें। अगर मैं कंसोल कराना चाहती हूँ इफ वाले ए को, तो मैं क्या करूँगी, इसके अंदर मैंने आपसे क्या कहा कि इसके अंदर रहते हुए हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। इस ए को हम इस ब्लॉक के अंदर रहते हुए एक्सेस कर सकते हैं, इस ब्लॉक से बाहर निकल के हम एक्सेस नहीं कर सकते। इसी तरीके से एल्स वाले कोड को भी हम इसके अंदर रहते हुए ही एक्सेस कर सकते हैं, इससे बाहर हम एक्सेस नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखिएगा, मैं लॉग ए करूँगी console डॉट लॉग और मैं ए करूँगी, तो ये देखिए मुझे ऑप्शन दे रहा है ए का, यानी वो यानी उसकी पहुँच में है ये ए, ये उसको जानता है, तो ये क्या करेगा, इजीली उसको एक्सेस कर लेगा। अभी मैं इसको कमेंट आउट कर देती हूँ ताकि एरर जाए यहाँ से। अब आप देखिएगा, मैं कंसोल करूँगी ना तो ये मुझे 4 प्रिंट करके देगा। ये देखिए, क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया, इस ब्लॉक के अंदर रहते हुए मैंने इसको कंसोल कराया है और इस ब्लॉक के अंदर रहते हुए ये इसको एक्सेस कर सकता है, क्योंकि ये इसको जानता है। अगर मैं इस ब्लॉक से बाहर निकल के कंसोल करूँगी तो एरर देगा, वो क्या बोलेगा, भाई मैं इस नाम के किसी भी वेरिएबल को नहीं जानता। सही है, इसी तरीके से अगर मुझे एल्स वाला ए जो है वो कंसोल कराना होगा तो मैं उसके ब्लॉक के अंदर रहते हुए ही कंसोल करा सकती हूँ उसको। सही है, और ये क्या है, ये ब्लॉक से बाहर है तो इसलिए ये एरर दे रहा है। लेकिन अगर यहाँ ब्लॉक से बाहर मैं कोई ए के नेम से वेरिएबल बना दूँ तो वो क्या करेगा, वो उसको एक्सेस कर लेगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये इसके साथ है, ये किसी ब्लॉक के अंदर नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, किसी कर्ली ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखा हुआ है, ये किसी एफ एल्स के अंदर नहीं लिखा हुआ है, ये बाहर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। देखिए मैं ओवर कर रही हूँ तो ये बता रहा है लेट ए, जिसकी टाइप क्या है, नंबर है, तो इसको इजीली एक्सेस कर रहा है। तो ये हमारे पास एक छोटी सी एग्जाम्पल थी, इसको वापस मैं कमेंट आउट कर देती हूँ। वापस आ जाते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और थोड़ा सा नीचे आते हैं। अब हमसे कह रहा है which of the following answer is correct, const a equals to 5। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हमने पढ़ा था प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हुई हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई एक वेरिएबल बनाया है कॉन्स्ट से ए नेम का, जिसके अंदर हमने 5 असाइन कर दी वैल्यू। अब उसके अंदर हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, कौन सा इंक्रीमेंट है, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, प्री इंक्रीमेंट नहीं है। प्री इंक्रीमेंट में पहले प्लस प्लस लगा होता है, तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। उसके बाद कंसोल डॉट लॉग ए कर रहे हैं। अभी हमसे पूछ रहा है कि बताएं कौन सी लाइन पे एरर आएगा, 1 पे आएगा, 2 पे आएगा, 3 पे आएगा, या कोई एरर नहीं आएगा। सही है, तो चल के देख लेते हैं इसका कोड। ये क्वेश्चन था ना, चल के देख लेते हैं। यहाँ पे कोड इसका मौजूद है हमारे पास। कोड मैंने नहीं लिखा, शायद कोड मैंने नहीं लिखा, मैं लिख लेती हूँ। मैंने कहा कॉन्स्ट, ठीक है, ए, और यहाँ पे मैंने 9 दे दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, इसके अंदर पोस्ट इंक्रीमेंट कर दिया और मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग ए, और मैं ए को कॉल कर रही हूँ। सही है, अब यहाँ पे देखिए मुझे एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है, कैन नॉट असाइन टू ए बिकॉज इट इज़ अ कॉन्स्टेंट। क्या बोला उसने, इट इज़ अ कांस्टेंट। क्या है ये, हमने किससे बनाया है अपना वेरिएबल, कांस्टेंट के कीवर्ड से। और कांस्टेंट क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है, उसकी वैल्यू आप नहीं चेंज कर सकते, फिर नहीं रीअसाइन कर सकते उसको। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, हम उसके अंदर यानी ये वैल्यू तो रहेगी,
बाद में हम उसके अंदर इजाफा कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं उसके अंदर, तो ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ जो हमने वैल्यू लिख दी वो एज इट इज़ रहेगी, इसलिए यहाँ पे ये एरर दे रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा इसके अंदर कि कौन सी लाइन पे एरर दे रहा है हमें, लाइन 2 पे एरर दे रहा है हमें। ठीक है, मैं हटा ही देती हूँ, ऐसे ही सही रहेगा। ये क्या कर रहा है, हमें कौन सी लाइन में एरर देगा, लाइन 1 ये हो गई, लाइन 2 पे हमें एरर दे रहा है, कंपाइलर एरर ऑन लाइन 2। सही है, लेकिन अगर यहाँ पे ये कॉन्स्ट के बजाय लेट से बना होता तो ये कभी भी एरर नहीं देता, फिर ये इसमें इंक्रीमेंट कर देता और हमारा आउटपुट क्या आ जाता, 10 आ जाता। सही हो गया, तो ये भी एक एग्जाम्पल कर ली हमने। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को शायद स्क्रीन इतनी विजिबल नहीं होगी, तो मैं इसलिए थोड़ा जूम करना चाह रही थी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर इज़ करेक्ट। हमने कहा, हमने वार से एक जो है वेरिएबल बनाया है a, जिसके अंदर वैल्यू असाइन की 7 और उसको रीअसाइन कर दिया 9 पे। ठीक है, तो चल के यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास क्या आता है। ये वैर से हमने एक a 7, ठीक है, रीअसाइन किया a को और हमने यहाँ दे दिया 9। कोई एरर दे रहा है, नहीं दे रहा, कोई एरर नहीं देगा कभी भी, क्योंकि इसमें आप कर सकते हो, सिर्फ कांस्टेंट में हमारे पास प्रॉब्लम आ जाती है कि हम रीअसाइन उसको नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको आंसर मिल गया कि यहाँ पे नो कंपाइलर एरर। ठीक है, लास्ट वाला ऑप्शन हमारे पास राइट हो गया। उसके बाद थोड़ा सा नीचे और आ जाते हैं, यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर इज करेक्ट, लेट माई टाइप। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कौन सा आंसर करेक्ट है इसमें। अब यहाँ पे आप देखिए, हमने बनाया है एक ऑब्जेक्ट, किस नेम से, माई टाइप के नेम से, लेट के कीवर्ड से। उसके अंदर हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ हैं, नेम और आईडी। सही है, नेम और आईडी हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ हैं। और क्या है हमारे पास, दो प्रॉपर्टीज़ के बाद हमारे पास आ जाती है उसके अंदर वैल्यूज़। देखते हैं हम, पहले ही स्ट्रिंग है और दूसरे में नंबर है। ठीक है, अब हम उसको रीअसाइन कर रहे हैं माई टाइप को। हमने क्या किया, पहले आईडी कर दी, दूसरी में हमने नेम वाली प्रॉपर्टी कर दी। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप प्रॉपर्टीज़ को आगे पीछे कर दें, बस प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए। सही है, और उसके अंदर आप वैल्यूज़ भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आईडी की पहले 1 थी, अब आपने 2 कर दी, पहले नेम ज़िया था, अब आपने टॉम कर दिया, तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस आपकी क्या होने चाहिए, प्रॉपर्टीज़ का नेम सेम रहना चाहिए और उनकी टाइप, डेटा टाइप सेम रहनी चाहिए। सही है, तो इसमें भी क्या हो गया, ओके हो गया। थर्ड में क्या कह रहा है, आपको दोबारा से रीअसाइन किया और आपने उसके अंदर आईडी भी सेम थी, नेम भी सेम था, आपने एक प्रॉपर्टी का इजाफा कर दिया, जेंडर फॉल्स। ये भी हम एग्जाम्पल कर चुके हैं, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट वाली हमने सर्जिया की रिपोजिटरी में पढ़ा था, ये सेम चीज़ आपको वहाँ पे भी मिल जाएगी। ऊपर वाले भी जो चीज़ें हमने की हैं वो भी आपको सर्जिया की रिपोजिटरी में मिलेंगी। आप एक बार ज़रूर सर्जिया की पूरी रिपोजिटरी लेके बैठें और उसको पूरा पढ़ें, देखें, कोड को समझें, तो आपको फिर आप ये क्विज़ करने बैठिएगा तो आपको ये बहुत ईजी लगेगा। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, लास्ट वाले में रीअसाइन करते टाइम उसने एक प्रॉपर्टी का इजाफा कर दिया इसमें और एक डेटा टाइप का इजाफा हो गया। तो अब ये पूछ रहा है कि कंपाइल एरर ऑन लाइन ए पे आएगा, लाइन बी पे आएगा, लाइन सी पे आएगा, या कोई एरर नहीं आएगा आपके पास। तो चल के देख लेते हैं। यहाँ पे ये वाला तो शायद मैंने लिखा होगा, यस, मैं इसको अनकॉमेंट कर देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कहाँ एरर आ रहा है। ये देखिए, पहले पे कोई एरर नहीं आ रहा, दूसरे पे नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा पहले दूसरे पे, क्योंकि प्रॉपर्टी सेम है, ठीक है, और डेटा टाइप्स भी सेम है दोनों की। थर्ड में आईडी और नेम पे कोई एरर नहीं दे रहा, जेंडर पे दे रहा है। क्या एरर दे रहा है, कह रहा है ऑब्जेक्ट लिटरल में ओनली स्पेसिफाई नोन प्रॉपर्टीज एंड जेंडर डज नॉट एग्जिस्ट इन टाइप नेम स्ट्रिंग आईडी नंबर। ठीक है, यानी कह रहा है भाई, अब ये क्या है हमारे पास, टाइप स्क्रिप्ट है। टाइप स्क्रिप्ट क्या है, मैंने आपको बताया, स्ट्रांगली टाइप सिंटेक्स है। ये क्या करेगा, अगर आप डेटा टाइप मेंशन नहीं भी करोगे तो ये क्या करता है, उसको इन्फर कर लेता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, आपने उसको बता दिया कि दो प्रॉपर्टीज मैं लेने वाला हूँ, नेम और आईडी। ठीक है, आपने उसको बता दी कि मैं जो ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ माई टाइप से, इसके अंदर दो प्रॉपर्टीज लूंगा मैं, नेम और आईडी, और उसके अंदर मैं क्या लेने वाला हूँ, ज़िया और 1। तो उसने क्या इन्फर कर ली, उसकी डेटा टाइप कि नेम की टाइप जो है स्ट्रिंग रहेगी और आईडी की टाइप क्या रहेगी, नंबर रहेगी, और ये दो प्रॉपर्टीज रहेंगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अब जब आप रीअसाइन करने आओगे तो आपको यही प्रॉपर्टीज रखनी है और यही डेटा टाइप होनी चाहिए। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे ज़िया की जगह टॉम कर दिया,
1 की जगह 2 कर दिया, यहाँ पे 3 कर दिया, यहाँ माइक कर दिया, इससे कोई इशू नहीं आने वाला। बस आपकी प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए और उनकी डेटा टाइप सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या हुआ, आपने एक प्रॉपर्टी का इजाफा कर दिया जो कि यहाँ कहीं थी ही नहीं, तो इसलिए उसने एरर दे दिया। और यहाँ पर डेटा टाइप भी क्या हो गई है, हमारे पास बूलियन आ गई है। तो इस वजह से वो क्या कर रहा है, एरर दे रहा है, साफ साफ कह रहा है कि भाई ऑब्जेक्ट लिटरल में इस टाइप की कोई, वो क्या करता है, सिर्फ स्पेसिफाई करता है नोन प्रॉपर्टीज को जिनको वो जानता है, जो आपने अपने ऑब्जेक्ट में रखी होंगी। और जेंडर कह रहा है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती टाइप नेम और आईडी के अंदर। ठीक है, इस वजह से वो क्या कर रहा है, एरर दे रहा है, क्योंकि आपने उसके अंदर एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ऐड कर दी है। इस वजह से वो आपको क्या कर रहा है, एरर दे रहा है। तो कौन सी लाइन में एरर आने वाला है आपके पास, लाइन सी में आपके पास एरर आएगा। उसके बाद थोड़ा सा नीचे और आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सिंटेक्स ऑफ एरे, कह रहे हैं मल्टीपल आंसर्स। अच्छा, अब ये चेक बॉक्स हैं, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि रेडियो बटन और चेक बॉक्स में क्या फ़र्क होगा। ये रेडियो बटन होते हैं जो सर्कल्स होते हैं, इसमें आप एट अ टाइम एक ही आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो चेक बॉक्स होते हैं ना, इसके अंदर आप मल्टीपल आंसर्स चूज़ कर सकते हैं, यानी एक से ज़्यादा। अब ये लाजमी नहीं है कि जहाँ आपको चेक बॉक्स दिया होगा वहाँ एक से ज़्यादा ही आंसर करेक्ट होंगे। हो सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए भी चेक बॉक्स दिए हों, आंसर एक ही ट्रू हो, लेकिन आपको आजमाने के लिए उन्होंने दो यानी चेक बॉक्स का ऑप्शन दे दिया हो कि आप तुक्का लगा लें कि भाई चेक बॉक्स है तो इसका मतलब एक से ज़्यादा आंसर सही हो सकता है। और बाज़ लोग कभी कभी कंफ्यूज हो भी जाते हैं, उनको लग रहा होता है यार ये दूसरा ऑप्शन भी सही होगा। तो बिल्कुल हाजिर दिमाग रह के रिलैक्स होकर आपने आंसर देना है, पहले पूरा पढ़ लेना है, उसके बाद आपने आंसर देना है। इस चीज़ पे नहीं देखना कि चेक बॉक्स है क्या नहीं है, बस अगर जो आपको सही लग रहा है आपने उसको ही चूज़ करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमसे सिंटेक्स पूछा है एरे का, करेक्ट सिंटेक्स। तो पहले वाला तो हमें साफ नज़र आ रहा है, तो बच्चों वाली बात हो गई है, ये फॉल्स है, ये सही नहीं है। दूसरा वाला हम ऐसे ही बनाते हैं, लेट लिख के हम नेम लिखते हैं अपने एरे का, कॉलन लगाते हैं, उसके बाद डेटा टाइप लिखते हैं, एम्प्टी एरे बनाते हैं। ठीक है, यानी स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के और फिर हम क्या करते हैं, इस तरीके से एरे बना लेते हैं। ठीक है, अभी यहाँ तो एम्प्टी रखा हुआ है, इसके अंदर वैल्यूज़ भी लिख देते हैं। तो यहाँ पे ये वाला सिंटेक्स हमारे पास बिल्कुल सही है, सेकंड वाला। इसके अलावा आपके पास ये थर्ड वाला भी जो है बिल्कुल सही है, ये क्या है, जेनेरिक टाइप है आपके पास। ठीक है, तो ये दोनों हमारे पास सही सिंटेक्स है, बाकी पहला वाला और लास्ट वाला हमारे पास फॉल्स है। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस करेक्ट होंगे, सेकंड वाला और थर्ड वाला। सही है, यहाँ मैं VS कोड पे भी दिखा देती हूँ आपको ताकि तसल्ली हो जाए आप लोगों को। ये देखिए किस में एरर दे रहा है, पहले वाले में और लास्ट वाले में, इसमें आपको एरर नहीं देगा। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, आपने इसमें आपको कोई भी एरर नहीं देगा। सही हो गया, तो इसको हम वापस कमेंट आउट। तो गर्मी ने इतना दिमाग ख़राब किया हुआ है कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा जी, थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं। बहुत माजरत, ये स्क्रीन जो है ना, ये मैंने स्क्रीनशॉट जो लिए हैं बहुत ज़्यादा ब्लर हो रहे हैं, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ समझाने की। PDF मैं आप लोगों को दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, और PDF में इतना प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, लेकिन ये जाहिर सी बात है ऑलरेडी स्क्रीनशॉट्स हैं और मैं फिर इसको ऐसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके दिखा रही हूँ तो वो ज़्यादा ब्लर हो रहे हैं। लेकिन टाइम कम रह गया, अब अगर मैं इसको पूरा लिखने बैठती कोड को तो मुझे बहुत टाइम लग जाता और वीडियो टाइम पे अपलोड नहीं हो पाती, और आज वाली वीडियो भी लेट हो जाएगी थोड़ा सा इसी वजह से, क्योंकि मैं सारी चीज़ें पूरे एक फ़ाइल बना रही थी इसकी, ताकि आप लोगों को PDF भी इसका शेयर कर सकूं। ठीक है, और सिर्फ ऐसे आंसर देना मकसद नहीं था, वो जल्दी हो जाता, लेकिन आप लोगों को अच्छे से कोड VS कोड पे समझा के आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर करना जो है ये मुझे ज़्यादा ज़रूरी लगा, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग गया इस वीडियो में। तो थोड़ा सा आप लोग आज इस चीज़ को मैनेज कर लीजिएगा, जो थोड़ी सी स्क्रीन ब्लर हो रही है उसके लिए माजरत। अच्छा, इसमें क्या कह रहा है हमें, लेट माई टाइप एनी। सही है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। अब क्या है, मैंने माई टाइप के नेम से एक ऑब्जेक्ट बनाया है जिसकी डेटा टाइप मैंने रख दी एनी। सही है, अब इसके अंदर दो प्रॉपर्टीज़ हैं, नेम और आईडी। ठीक है, ये बिल्कुल सेम उसी तरीके से हम कर रहे हैं। किसके तरीके से कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हम कर रहे हैं। एक मिनट में देख लूँ इसका कोड मैंने यहाँ लिखा है, नहीं लिखा, हाँ लिखा हुआ है, समझा देंगे आपको यहाँ पे। अब ये क्या है, सेम वैसे ही अभी जो मैंने आपको ऊपर दिखाया था जिसके अंदर मैंने क्या कहा था कि एरर आ रहा है, देख लेते हैं कहाँ गया वो कोड। ये तो एरे वाला हो गया, ये रहा।
ठीक है, सेम एज इट इज़ यही कोड है, थोड़ी सी चेंजेस हैं तो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमने क्या थी, कोई डेटा टाइप मेंशन नहीं की थी। अब एनी क्या है, एनी हम इसलिए कहते हैं गुड प्रैक्टिस नहीं है, एनी जो है हर चीज़ को सही कर देता है, एनी में कोई एरर ही नहीं आता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने नेम और आईडी दो प्रॉपर्टीज़ लिखी, ठीक है, नेम में स्ट्रिंग था, आईडी में नंबर था, हमने रीअसाइन किया, वैसे ही हमने शफल कर दिया, पहले आईडी आ गई, बाद में स्ट्रिंग आ गई, फिर हमने दोबारा रीअसाइन किया, हमने कहा आईडी 3 है, नेम माइक है, और हमने एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी इसके अंदर ऐड कर दी जेंडर के नेम से, जिसकी टाइप क्या है, बूलियन है, फॉल्स कर दिया हमने। फिर हम दोबारा उसको रीअसाइन कर रहे हैं, हमने कहा भाई नेम वाली प्रॉपर्टी को हटा रहे हैं, हम सिर्फ आईडी और जेंडर रखेंगे अपने पास। अब ये पूछ रहा है कि एरर कहाँ आएगा, कंपाइल एरर ऑन लाइन 1, कंपाइलर एरर ऑन लाइन 2, लाइन 3, या नो कंपाइलर एरर। तो एनी है, एनी से साफ जाहिर हो रहा है कि भाई कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि आपने एनी लगा दिया है। एनी आपको हर चीज़ की खुली छूट दे देता है, कहता है आपको सब करने की इजाज़त है, आप सब कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ मैं दिखा भी देती हूँ आपको, ये देखिए इस कोड में कहीं भी आपको कोई एरर नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ हमने किसका यूज़ किया है, एनी टाइप का यूज़ किया है। और अगर मैं यहाँ से फॉर एग्जाम्पल एनी हटा दूँ तो फिर आप देखिएगा, ये देखें इसमें क्या हो गया, एरर आ गया। क्या कह रहा है, वही चीज़ कह रहा है कि क्या है, ऑब्जेक्ट लिटरल में ओनली स्पेसिफाई नोन प्रॉपर्टीज़, वो सिर्फ नोन प्रॉपर्टीज़ को स्पेसिफाई करता है, जेंडर डज नॉट एग्जिस्ट इन टाइप, ठीक है, जेंडर एग्जिस्ट ही नहीं करती। आप ये एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, इसको हटा दें, लेकिन जैसे ही मैं इसमें एनी ऐड करूँगी तो ये सारे एरर गायब हो जाएंगे, सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास कि नो कंपाइलर एरर। उसके बाद कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर इज करेक्ट। हमने एक वेरिएबल बनाया नॉट श्योर के नेम से, जिसकी टाइप हमने रख दी एनी। फिर वही बात आ गई, एनी कर दिया है, एनी हर चीज़ की आपको इजाज़त दे देता है, आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लिखा पहले एनी, हमने इस वेरिएबल में क्या असाइन किया, नंबर असाइन किया, रीअसाइन किया हमने दोबारा इस वेरिएबल को, तो हमने स्ट्रिंग कर दिया, फिर रीअसाइन किया और हमने बूलियन कर दिया। तो अब पूछ रहा है एरर कहाँ पे आएगा भाई, तो हम लिखेंगे भाई नो कंपाइलर एरर। क्यों, क्योंकि एनी दे दिया है, एनी ने सारी इजाज़त दी हुई है, आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है आपको। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर इज करेक्ट, ठीक है, टाइप एनम पे आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, पूरी सर्जिया की रिपोजिटरी यानी स्टेप 0 से स्टेप 10 तक मैंने आप लोगों को करवा दी है। और ये सारा कोड जितना भी है, ये जो PIAIC का क्विज है, ये सारा स्टेप 0 से स्टेप 10 तक में से ही आया हुआ है, और मोस्टली चीज़ें वही हैं जो कोड वहाँ पे एज इट इज़ लिखा हुआ है। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोगों के पेपर में भी यही सब आएगा, यही क्विज आ जाएगा, या वहीं से कोड उठा के दे देंगे, नहीं, सिर्फ उस पर डिपेंड ना कीजिए। लेकिन ज़्यादा अच्छी तैयारी के लिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप बहुत सारा पढ़िए, और उसके अलावा सर्जिया की रिपोजिटरी में जितना कोड है आप उसको भी अच्छे से देखिए, गो थ्रू कीजिए उसको, क्योंकि अगर ऐसे ही क्विज आ गया आपका फॉर एग्जांपल, तो फिर बाद में आपको पछतावा ना हो कि हमने तो सर्जिया की रिपोजिटरी का कोड देखा ही नहीं था। तो मैंने तो पूरी एक एक चीज़ आपको सर्जिया की रिपोजिटरी में से करवाई है, समझाई है VS कोड पे। तो आपके पास अगर टाइम ना हो तो आप वीडियो देख लें, नहीं तो अगर आपके पास वीडियो देखने का टाइम नहीं है तो आप डायरेक्ट सर्जिया की रिपोजिटरी खोल के वहाँ से समझ लें, ठीक है। टाइप एनम पे आ जाते हैं। हमने क्या किया, इसका सिंटेक्स क्या है, एनम का कीवर्ड यूज़ करके हम नेम देते हैं उसको, और कर्ली ब्रैकेट्स लगा के हम उसके अंदर जो भी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं हम लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, इसमें होता है इंडेक्स नंबर, ठीक है। हमने क्या किया है, यहाँ पे इंडेक्स नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे मैंने डिफ़ॉल्ट इंडेक्स सेट कर दिया है, अगर मैं नहीं करती तो रेड का इंडेक्स क्या होता, 0 होता, मैंने यहाँ सेट कर दिया 1, यानी मैंने कहा इंडेक्स स्टार्ट हो 1 से। तो अब क्या होगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब मैंने वेरिएबल बनाया और मैं एक्सेस करना चाह रही हूँ ग्रीन को, सही है। मैं क्या करूँगी, इस एनम का जो नेम है कलर उसको लिख के स्क्वायर ब्रैकेट लगा के, और मैं क्या कर दूंगी, इंडेक्स नंबर 2 दे दूंगी। मुझे ग्रीन चाहिए तो ग्रीन का इंडेक्स क्या है, 2 है। क्यों, क्योंकि मैंने रेड को 1 बना दिया था। अगर मैं इसको 1 नहीं बनाती तो ये 0 रहता और ग्रीन 1 होता, लेकिन मैंने इसको 1 बना दिया तो ग्रीन क्या हो गया, ऑटोमेटिकली 2 बन गया। तो अब मैंने लिखा मुझे ग्रीन चाहिए, तो मैंने यहाँ इंडेक्स नंबर 2 दे दिया और console.log कलर नेम किया। तो अब मेरे पास आउटपुट क्या आएगा, ग्रीन, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन मेरे पास ट्रू हो जाएगा। VS कोड में भी इसकी हम देख लेते हैं एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे किया हुआ है, इसको अनकॉमेंट करती हूँ।
सही है। कोड मैंने इसलिए पहले से VS कोड में लिख लिया क्योंकि इसमें मुझे अच्छा खासा टाइम लगा। ये देखिए 7 बजने वाले हैं और 7 बजे जो है मेरी वीडियो अपलोड हो जाती है, लेकिन ये सारी चीज़ें लिखने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो इस वजह से अब अगर ये मैं वीडियो में लिखने बैठती तो और ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती और फिर जो है ना वीडियो बहुत ज़्यादा बोर करने लग जाती है। इस वजह से मैंने काम पहले ही करके रखा हुआ है। खैर, तो अब यहाँ पे देखिए मुझे क्या आउटपुट देगा। मैंने क्या कहा है, इंडेक्स 2 पे जो वैल्यू है ना मुझे वो चाहिए। तो अब ये मुझे क्या करेगा, देख लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए इसने क्या किया, मुझे ग्रीन दे दिया। अब अगर ये तो मुझे इस वैल्यू को एक्सेस करना था, अब अगर मुझे इस ग्रीन का इंडेक्स मालूम करना है तो कैसे करूँगी मैं। सिंपल सी चीज़ है, डॉट लगा के। ये देखिए जैसे ही मैंने डॉट लगाया, कलर, ये नम का नेम है ना कलर, कलर के साथ मैंने डॉट लगाया, उसने मुझे दे दिया भाई इसके अंदर जितनी चीज़ें हैं ना उसने बता दी कि ब्लू कलर है, ग्रीन कलर है, रेड कलर है, आपको कौन सा चाहिए। मैं ले लेती हूँ, चलो ब्लू ले लेती हूँ। मैंने कहा मुझे ब्लू चाहिए। सही है, मुझे तो पता है अभी ब्लू का इंडेक्स 3 है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि आपको अगर इसका इंडेक्स चाहिए हो ना तो कैसे मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए एक एरर दे रहा है। क्या दे रहा है, द कलर इज़ नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। पहले तो ये एरर नहीं दे रहा था, वापस जाते हैं ज़रा। यहाँ तो एरर नहीं दे रहा था। क्यों नहीं दे रहा था, क्योंकि यहाँ पे हम आउटपुट में क्या ले रहे हैं, स्ट्रिंग। कलर 2 लिखने का मकसद ये था कि इसने आउटपुट मुझे क्या दिया था, स्ट्रिंग में दिया था ना, ग्रीन दिया था। तो इसलिए हमने यहाँ डेटा टाइप स्ट्रिंग रखी हुई थी कि हमारा आउटपुट किस चीज़ में आ रहा है, स्ट्रिंग में आ रहा है, हम स्ट्रिंग दे रहे हैं यहाँ पे। लेकिन अब जैसे ही मैं यहाँ पे ये कर देती हूँ ब्लू, तो अब मेरा आउटपुट किस में आएगा, नंबर में आएगा ना। मुझे तो इंडेक्स चाहिए। सही है, तो नंबर में आउटपुट आएगा। तो यहाँ पे इसलिए मुझे एरर दे रहा है। अब यहाँ पे मैं टाइप चेंज कर दूंगी तो देखिएगा एरर चला गया। सही है, यानी क्या है, अब मैं यहाँ क्या असाइन कर रही हूँ, बेसिकली यहाँ पे असाइन क्या हो रहा है, नंबर हो रहा है। ठीक है, ये तो हम उसको लाने के लिए ये चीज़ कर रहे हैं ना, कलर डॉट ब्लू, लेकिन यहाँ आएगा क्या, एक्चुअल में नंबर आएगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं अब ये हमें क्या आउटपुट देगा। ये देखिए 3 दे दिया इसने हमें। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इजीली एक्सेस कर सकते हैं इनको। ये हो गया हमारे पास टाइप एनम। वापस आ जाते हैं इस पे। इसका मैंने बता दिया, ग्रीन था आंसर। बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही है भाई स्क्रीन। चलिए खैर मैं पढ़ के बता रही हूँ, ऐसे समझ लें। विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर इज़ करेक्ट। ठीक है, हमने एक वेरिएबल बनाया माई एड। ठीक है, उसके अंदर हमने उसकी वो दे दी, पैरामीटर्स दे दिए, बेस वैल्यू, नंबर, इंक्रीमेंट नंबर। ठीक है, और हमने क्या कहा कि हम क्या करेंगे, नंबर हमने आगे दे दिया कि रिटर्न करेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद हमने इक्वल्स लगाया और हमने एक अदद फंक्शन बनाया। ये चीज़ भी हम पूरी कर चुके हैं, सेम एज इट इज़ सर्जिया की रिपोजिटरी में मौजूद है। आप फंक्शंस वाला टॉपिक जब उनकी रिपोजिटरी से पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको ये चीज़ मिलेगी, और ये चीज़ मैंने भी आपको करवाई हुई है। सही है, तो अब ये बेसिकली इस कोड के अंदर हमसे पूछा क्या है, पहले आंसर देख लें। इट इज़ एन एनोनिमस फंक्शन, इट इज़ अ लैम्डा फंक्शन। लैम्डा फंक्शन क्या होता है, एरो फंक्शन होता है, याद रखिएगा। इट इज़ अ सेल्फ कॉलिंग फंक्शन, इट इज़ अ नेम्ड फंक्शन। तो अब आपको याद आ गया होगा, ये सब चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं, नेम्ड फंक्शन, लैम्डा फंक्शन, एनोनिमस फंक्शन, सब पढ़ाया हुआ है। अब ये पूछ रहा है कि इस कोड के अंदर जो फंक्शन लिखा हुआ है वो कौन सा फंक्शन है, सेल्फ कॉलिंग फंक्शन है, नेम्ड फंक्शन है, लैम्डा फंक्शन है, एनोनिमस फंक्शन है। तो आपको सिंटेक्स देख के बताना है कि कौन सा फंक्शन है। तो ये हमारे पास एनोनिमस फंक्शन है। एनोनिमस फंक्शन क्या होता है, जिसका खुद का कोई नेम नहीं होता है। तो इसका खुद का कोई नेम है नहीं, कोई नेम नहीं है। नेम्ड फंक्शन क्या होता है, जिसका खुद का कोई नेम लिखा होता है जिससे हम उसको कॉल कर सकें। एरो फंक्शन क्या होता है, जिसके अंदर हम एरो का यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके अंदर रिटर्न नहीं आता, उसके अंदर हम एरो का फंक्शन यूज़ करते हैं, एरो बनाते हैं, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, इस तरीके से। ठीक है, तो ना ये नेम्ड फंक्शन है ना ये एरो फंक्शन है, ये क्या है, एनोनिमस फंक्शन है, क्योंकि इसका खुद का कोई नेम नहीं है। तो पहला ऑप्शन आ गया, इट इज़ एन एनोनिमस फंक्शन। सही हो गया। सिंटेक्स भी आपको पता होना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर इज़ करेक्ट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें सेम वही चीज़ दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे एनोनिमस फंक्शन दिया हुआ है पूरा वैसे ही ऊपर वाले की तरह सेम। और ये जो कोड लिखा है ना, सेम एज इट इज़ ये कोड सर्जिया की रिपोजिटरी में मौजूद है। सेम एज इट इज़, हो सकता है नेम्स में कोई चेंजेस हो, लेकिन कोडिंग सेम यही है। आप लोगों ने देखनी है ज़रूर जाके। ठीक है, वहाँ से नहीं देखनी तो मेरी वीडियो में ये सारी चीज़ें मैंने करवाई हुई हैं, वहाँ से देख लीजिएगा जाके। तो अब ये क्या है, पहले जो देखिए हमने किया है, अब ये पूछ रहा है, देखिए मल्टीपल आंसर्स, इसमें कह रहा है मल्टीपल आंसर्स आप दे सकते हैं।
तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, अब ये कह रहा है भाई अब आप बताएं, it is an anonymous function, the function has a default parameter, the type of the function is not valid 3, ठीक है, और अल्लाह आपका भला करे, इट्स अ सेल्फ कॉलिंग फंक्शन। तो दोनों चीज़ें मुझे तो क्लियर नज़र आ गई को एक दफ़ा ही ये कोड पढ़ने से। पहली चीज़ क्या कि ये एनोनिमस फंक्शन है, ठीक है, इसका खुद का कोई नेम नहीं है, तो पहला ऑप्शन ट्रू हो गया, इट्स एन एनोनिमस फंक्शन, सही। उसके अलावा ये मल्टीपल आंसर्स हैं, चेक बॉक्स दिए हैं, तो मैं एक बार चेक कर लिया मैंने, तो मुझे ये दूसरा वाला ऑप्शन भी ट्रू लगा इसका, द फंक्शन हैज़ अ डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। डिफ़ॉल्ट कैसे, ये देखिए लास्ट नेम पे मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट की हुई है खान की, यानी मैंने कहा कि अगर कोई खान का नाम दे दे, कुछ लिख दे लास्ट नेम में तो वो लिख देना, अगर कोई कुछ नहीं लिखता है तो बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट नेम के साथ उसके लास्ट नेम में खान प्रिंट कर देना। तो यहाँ पे मैंने डिफ़ॉल्ट पैरामीटर भी दिया हुआ है, तो क्या है पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन मेरे पास सही हो गया है, ठीक है। नीचे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर इज करेक्ट। अब यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, सिंपल कॉल बैक फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। कॉल बैक भी मैं करवा चुकी हूँ, सर्जिया की रिपोजिटरी में करवाया है, और उसके अलावा अलग से मैंने इस पर वीडियो भी बनाई है पूरी डिटेल में कॉल बैक पे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। सही है, यहाँ पे हमने कॉल बैक किया है, इसके कोड पे आ जाते हैं हम। ये रहा कॉल बैक फंक्शन, ठीक है, अनकॉमेंट करती हूँ मैं इसको। अब देखिए क्या है, फंक्शन बनाया मैंने एक, ठीक है, उसके अंदर मैंने console डॉट लॉग कर दिया इनसाइड माई कॉल बैक, और यहाँ पे मैंने उसके पैरामीटर को उसके साथ कॉन्कैटिनेट कर दिया। उसके बाद मैंने एक और फंक्शन बनाया कॉलिंग फंक्शन के नेम से, जिसके अंदर मैंने एक पैरामीटर दिया इनिशियल टेक्स्ट, जिसकी टाइप स्ट्रिंग रखी, और दूसरे में क्या कर दिया, मैं कॉल बैक कर रही हूँ अपने इस फंक्शन को, ठीक है। तो मैंने कॉल बैक के लिए आप क्या लिखते हैं वैसे, कॉल बैक या सी बी आप लिखते हैं, ठीक है। मैंने कॉल बैक लिखा है और उसकी टाइप मैंने क्या दे दी, जो यहाँ थी टेक्स्ट स्ट्रिंग, और मैंने क्या कर दिया साथ इसको वॉइड कर दिया कि ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा, सही है। और मैं क्या कर रही हूँ, इस फंक्शन के अंदर मैं क्या कर रही हूँ, कॉल बैक कर रही हूँ, सही है। इस फंक्शन के अंदर मैं कॉल बैक कर रही हूँ और मैंने उसको क्या लिख दिया, इनिशियल टेक्स्ट लिख दिया उसके अंदर। यानी होगा क्या, बेसिकली मैं इस फंक्शन के अंदर, इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर किसको कॉल कर रही हूँ, इस माई कॉल बैक को कॉल कर रही हूँ, ठीक है। देखिए मैंने कॉल बैक लिखा है, इसका मतलब ये मैं इसको कॉल कर रही हूँ, और उसकी आर्ग्यूमेंट में मैं क्या पास कर रही हूँ, इनिशियल टेक्स्ट, यानी इसका पैरामीटर दे रही हूँ। अब होगा क्या, जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगी ना, इस फंक्शन को मैं जब भी कॉल करूँगी तो वो क्या चलाएगा मेरे पास, यहाँ देखिए मैंने लिखा है माई टेक्स्ट, ठीक है, और माई कॉल बैक, यानी इस फंक्शन को कॉल करते टाइम तो मैं इसकी ही जो मेरे पास क्या होंगी, मेरे पास जो इसके पैरामीटर्स होंगे उस हिसाब से ही मैं आर्ग्यूमेंट दूंगी। पहला था इनिशियल टेक्स्ट, तो मैंने उसके अंदर लिख दिया, स्ट्रिंग देना था, मैंने कुछ भी स्ट्रिंग लिख सकती हूँ, मैंने लिख दिया माई टेक्स्ट। उसके बाद दूसरा मेरे पास क्या था, कॉल बैक, सही, कॉल बैक पैरामीटर था, यानी मैं जिस भी फंक्शन को कॉल करवाना चाह रही हूँ इसके अंदर मैं उसका नेम यहाँ पे लिखूंगी। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने कहा माई कॉल बैक को कॉल कराना है, तो मैंने यहाँ माई कॉल बैक लिख दिया, सही है। अब ये काम कैसे कर रहा है मेरे पास, ये आउटपुट कैसे देगा मेरे पास, वो हमने देखना है। अब ये क्या करेगा, इनसाइड माई कॉल बैक प्लस टेक्स्ट, और इस टेक्स्ट के अंदर क्या आएगा मेरा, ये इनिशियल टेक्स्ट, ये जो यहाँ पे मैंने दिया है, सही है। तो मैं पहले इसका आउटपुट दिखा देती हूँ आपको, फिर हम वहाँ चलेंगे। क्या कह रहा है, इनसाइड माई कॉल बैक माई टेक्स्ट, सही है। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं और देख लेते हैं कौन सा वाला ऑप्शन सही है। ज़्यादा ही ब्लर हो रही है भाई ये तो, चलें खैर। और यहाँ पे देखिए कौन सा वाला मेरे पास सही हो जाएगा, इनसाइड माई कॉल बैक माई टेक्स्ट, ठीक है। तो ये सेकंड वाला ऑप्शन मेरे पास ट्रू हो जाएगा। उसके बाद और नीचे आ जाती हूँ मैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर इज करेक्ट। अब यहाँ पे देखिए रेस्ट पैरामीटर आ गया। रेस्ट पैरामीटर तो मैं बहुत बार करा चुकी हूँ आप लोगों को, हमने 45 असाइनमेंट्स किए, उसके अंदर भी रेस्ट पैरामीटर था, मैंने समझाया था, अलग से भी मैं इस पर वीडियो बना चुकी हूँ, सर्जिया की रिपोजिटरी में भी किया है हमने, तो बहुत सारी जगह पे रेस्ट पैरामीटर मैंने करवाया हुआ है, तो आप लोग इसको भी देख सकते हैं मेरे चैनल पे, अगर किसी को नहीं पता है, रेस्ट पैरामीटर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, सिंपल आपके पास कह रहा है कि पूरा एक कोड दिया हुआ है, रेस्ट पैरामीटर यूज़ किया हुआ है इसने, सही है, और ये एनोनिमस फंक्शन यूज़ हुआ हुआ है। अब कह रहा है देयर विल बी अ कंपाइलर एरर, कह रहा है क्या कंपाइलर एरर आएगा,
या कह रहा है कि किस तरीके से ये इसको प्रिंट करेगा, ये बताना है आपने। अब आप जल्दबाजी में अगर देख लेंगे रेस्ट ऑफ नेम, ठीक है, रेस्ट पैरामीटर क्या होता है, 3 डॉट्स लगा के हम इसको यूज़ करते हैं। और ये क्या करता है हमारे पास, मतलब हम इसके अंदर अनलिमिटेड आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं, कोई लिमिट नहीं होती उसके अंदर कि 1 देनी है 2 देनी है, आप जितनी चाहें दे सकते हैं। तो अब आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि भाई यहाँ तो रेस्ट पैरामीटर है, तो इन्होंने क्या किया है, फर्स्ट नेम के अंदर खान और ज़िया लिख दिया है, और फर्स्ट नेम में जो है इन्होंने खान लिख दिया और रेस्ट ऑफ नेम में ज़िया और यू लिख दिया। तो आपके हिसाब से आपको लग रहा होगा कि आउटपुट क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए खान ज़िया यू, ठीक है। लेकिन हम इसके पीछे एक लॉजिक है, इसको समझना ज़रूरी है कि रेस्ट पैरामीटर जो है वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है, मतलब कैसे यूज़ होता है ये भी पता होना चाहिए। सिर्फ रेस्ट पैरामीटर क्या है ये समझना ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पे एरर दे रहा है, मैं होवर करूँगी तो आपको जवाब मिल जाएगा। कह रहा है रेस्ट पैरामीटर मस्ट बी लास्ट इन अ पैरामीटर लिस्ट। क्या मतलब है इसका, यानी मैंने क्या किया है, रेस्ट पैरामीटर कहाँ रखा हुआ है, पैरामीटर जहाँ हम देते हैं ना, तो फर्स्ट पैरामीटर मैंने रेस्ट पैरामीटर दिया है और उसके बाद मैंने लास्ट में एक नॉर्मल पैरामीटर दिया है, ठीक है, जिसके अंदर मैं एक ही आर्ग्यूमेंट पास कर सकती हूँ और इसके अंदर मैं एक से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट पास कर सकती हूँ, कोई लिमिट नहीं है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि रेस्ट पैरामीटर मस्ट बी लास्ट इन अ पैरामीटर लिस्ट, यानी इससे क्या जाहिर हो रहा है कि रेस्ट पैरामीटर हमेशा आपके पास पैरामीटर में लास्ट में होगा। यानी आपने यहाँ पे पैरामीटर दे दिया, अब लास्ट पैरामीटर के अंदर आप रेस्ट पैरामीटर बना सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या करना होता है, आपने कोई लिमिट नहीं होती, आप जितने चाहे आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। तो इसको आप हमेशा कहाँ रखेंगे, लास्ट में रखेंगे। यानी यहाँ पे ये एरर नहीं देता अगर हम क्या करते, फर्स्ट नेम को पहले रखते और इस रेस्ट ऑफ नेम को हम लास्ट में रखते, तो ये हमें कोई एरर नहीं देता, ठीक है। तो इस वजह से क्या कर रहा है, हमें एरर दे रहा है क्योंकि हमने क्या किया है, रेस्ट पैरामीटर को स्टार्ट में रखा है। तो ये अब दिमाग में रखना है कि रेस्ट पैरामीटर हमेशा कहाँ आएगा, लास्ट में आएगा पैरामीटर में, सही है। तो ये क्या कर रहा है, हमें कंपाइलर एरर दे रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयर विल बी अ कंपाइलर एरर। उसके बाद हमें कह रहा है हमने एक वेरिएबल बनाया है एनी के नेम से, ठीक हो गया। और उसके बाद कह रहा है कि एनी के नेम से हमने एक वेरिएबल बना दिया और कह रहा है इफ़ टाइप ऑफ एक्स स्ट्रिंग, अगर इफ़ टाइप एक्स की जो टाइप है वो स्ट्रिंग है तो क्या कर दो, console.log x.length कर दो, सही है। और उसके बाद हमें कह रहा है कि x.unknown line d, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास पहला जो यहाँ तक जो काम है ना x.length तक, ये तो लाइन सी तक तो बिल्कुल ठीक कोड है, ये आपको आपके जो भी आपने पास किया है स्ट्रिंग उसकी लेंथ बता देगा। जैसे टॉम है तो वो 3 आपको बता देगा, लेकिन ये जो है ना x.unknown ये आपको क्या करेगा, एरर दे देगा। तो लाइन डी जो है आपके पास वो कंपाइलर एरर, लाइन डी में जो है वो आपके पास क्या है, एरर है, ठीक है। थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं। अच्छा, ये वाला जो है ना, ये वाला कोड भी आपके पास सर्जिया की रेपोजिटरी में मौजूद है। तो एक काम करते हैं, बल्कि ये भी सर्जिया की रेपोजिटरी में मौजूद है, तो इसको हम ये करते हैं कि ये वाला जो है ना, इसका आंसर आप लोगों ने खुद देना है, ठीक है। कुछ आप लोगों को भी देना चाहिए कि आप लोगों को भी पता हो, सबके आंसर आप लोगों को मिल जाएंगे तो फिर आप लोग खुद कैसे समझेंगे। तो इसका आंसर आप लोगों ने खुद देखना है, क्योंकि सर्जिया की रेपोजिटरी में मौजूद है, इस बहाने आप लोग ज़रा सा उसको भी देखेंगे। मैंने भी ये चीज़ करवाई थी अपनी वीडियोस के अंदर, तो आप लोगों ने इस चीज़ को खुद देखना है, ठीक है। बहुत आसान सा कोड है, इतना मुश्किल नहीं है, तो इसका आंसर आप लोगों ने अब खुद देखना है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर इज़ करेक्ट। यहाँ पे देखिए कह रहा है लेट एक्स ID नेम, लेट वाई, ठीक है, हमने 2 वेरिएबल्स बनाए। अच्छा, यहाँ ये जो चीज़ है ना, ये हमारे पास क्या आ जाती है, स्ट्रक्चरल टाइपिंग में आ जाता है, ये हम पढ़ भी चुके हैं, जो मैंने पूरी इसकी एक एग्जाम्पल भी दी थी आप लोगों को। तो यहाँ पे पता नहीं मैंने इसका कोड लिखा है नहीं लिखा, ये देखिए ये वाला तो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए रखा था, लेकिन अब मैंने डिसाइड करा है कि मैं ये वाला नहीं समझाऊंगी, इसका आंसर आप लोगों ने खुद ढूंढना है, ठीक है। और ये आ गया हमारे पास, ठीक है। मैं इसको अनकॉमेंट करती हूँ, ओहो सॉरी, इसको अनकॉमेंट करती हूँ। तो ये देखिए क्या है, यहाँ पे मुझे कहीं भी एरर नहीं दे रहा,
ठीक है, कहीं भी मुझे एरर नहीं दे रहा है। क्यों क्यों नहीं एरर दे रहा है, पहले हम इसको कंसोल करते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। मैं अगर x को कंसोल करती हूँ तो ये क्या आउटपुट देगा, क्लियर कर लेते हैं इसको। देखिए x को मैंने अगर कंसोल किया तो उसने ID 1 और फुल नेम क्या दे दिया, जिया दे दिया। ठीक है, और अगर इसी तरीके से मैं y को करती हूँ, y पे क्या देगा, y पे भी सेम आउटपुट दे रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या किया है, x को असाइन कर दिया है y में। तो अब x के अंदर की जो वैल्यू है वो क्या बन गई है, ये बन गई है। ठीक है, और y की तो ऑलरेडी ये है ही, तो जब भी मैं x को कॉल करूंगी तो वो तब भी मुझे वो यही आउटपुट देगा, क्योंकि x को मैंने y असाइन कर दिया। और जब मैं y को कॉल करूंगी तो भी वो यही आउटपुट देगा, क्योंकि y के अंदर ऑलरेडी ये डेटा असाइन हुआ हुआ है। अब क्या आता है, स्ट्रक्चरल टाइपिंग में हमने पढ़ा था कि यहाँ पे देखिए क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज़ आप चेक करिए कि x की भी जो है वो क्या है, ID है, और हमारे पास क्या है, वहाँ पे हमने नेम रखी हुई है प्रॉपर्टी, और यहाँ पे फुल नेम है। ठीक है, टाइप्स दोनों की मैच कर रही है, वहाँ पे हमने स्ट्रिंग रखा था, यहाँ पे हमने नंबर रखा था। अब हो क्या रहा है कि यहाँ पे हमने टाइप लगा दी है एनी टाइप लगा दी है। अब पहली वाली टाइप तो मैच कर रही है, प्रॉपर्टी भी मैच कर रही है, और दूसरे वाले में भी क्या है, हमने एनी टाइप लगा दी है, तो कोई एरर नहीं आ रहा है। इसलिए वो x को ईजिली असाइन, x के अंदर ईजिली y को असाइन कर रहा है, और हमें कोई भी एरर नहीं दे रहा है। सही है, ये वाला भी मैं करवा चुकी हूँ, और ये वाला बहुत डिटेल में मैंने करवाया था। अच्छा, यहाँ आ जाते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर इज करेक्ट, लेट सी A B, और ये कौन सा फंक्शन है, अब ये आप लोगों को बताना है। सोचें ये भी आप लोगों पे छोड़ दूँ, लेकिन चलें, एक क्वेश्चन बहुत है आप लोगों के लिए, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं करते, परसों से एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो बस एक उस सवाल को आपने जाके देखना है। ठीक है, उसका आंसर आप लोगों ने ढूंढना है। ये जो है हमारे पास एरो फंक्शन है। ठीक है, कौन सा फंक्शन है, एरो फंक्शन है। अब इसमें सिंपल हमने लेट सी किया, एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर क्या हम कर रहे हैं, एरो फंक्शन असाइन कर रहे हैं। अब दो पैरामीटर दे दिए हमने a b, और एरो फंक्शन बना के हमने क्या कर दिया, उसमें हमने प्लस प्लस ए कर दिया। ठीक है, हम क्या करते हैं, प्लस प्लस ए मतलब क्या हो रहा है, हम रिटर्न कर रहे हैं क्या, इंक्रीमेंट रिटर्न कर रहे हैं। किसमें इंक्रीमेंट कर रहे हैं, हम ए के अंदर इंक्रीमेंट कर रहे हैं। सही है, और यहाँ पे नीचे देखिए, ये जो हमने ब्रैकेट्स के अंदर 1 2 लिखा है, तो ये हम यहाँ पे फंक्शन को कॉल नहीं कर रहे। सही है, फंक्शन को कॉल नहीं कर रहे। अगर हम फंक्शन को कॉल करते तो हम उसके अंदर आर्ग्यूमेंट देते, इस तरीके से ही देते हैं 1 और 2, तो तब जाके वो हमें आउटपुट भी कैसे देगा, ऐसे ही देगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल करा ही नहीं है, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, हमने एक तरह से a और b को वैल्यूज असाइन कर दी। हमने कहा भाई a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू क्या है, 2 है, हमने उसको वैल्यूज असाइन कर दी, a को 1 बना दिया, b को 2 बना दिया। अब यहाँ पे हम रिटर्न क्या करवा रहे थे, प्लस प्लस a। ठीक है, यानी इंक्रीमेंट करवा रहे थे हम a के अंदर 1 से, और 1 की वैल्यू क्या थी, 1 थी, तो 1 की वैल्यू 1 थी, और उसके अंदर 1 से इंक्रीमेंट हो गया मजीद, तो क्या बन गया, वो 2 बन गया। और कंसोल डॉट लॉग सी कर रहे हैं हम, यानी इस वेरिएबल को हम कॉल कर रहे हैं, फंक्शन को कॉल नहीं किया हमने। तो हम सिर्फ क्या करेंगे, ये आउटपुट मिलेगा जो हम रिटर्न करवा रहे हैं, यानी ए का आउटपुट मिलेगा हमें कि हमने क्या किया, ए के अंदर इंक्रीमेंट किया 1 से। ए की वैल्यू क्या थी, 1 थी, और 1 के अंदर प्लस 1 कर दिया तो वो 2 बन गया। तो सी हमें क्या आउटपुट देगा, 2 आउटपुट देगा। तो ये आंसर इसका राइट होगा। अगर हम यहाँ VS कोड पे आ जाएं, इसको मैं थोड़ा डिटेल में समझाऊँ आप लोगों को, तो ये देखिए कि क्या हुआ, ये एरो फंक्शन बनाया मैंने। ठीक है, इसके अंदर मैं क्या रिटर्न करवा रही हूँ, ए का इंक्रीमेंट करवा रही हूँ, सिंपल। और यहाँ पे मैंने इस फंक्शन को कॉल नहीं किया कहीं भी, ना मैंने कोई आर्ग्यूमेंट पास किया, मैंने जस्ट इन दोनों आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू बता दी। मैंने कहा भाई ए जो है वो 1 है, बी जो है वो 2 है। अगर यहाँ पे मैं फंक्शन का नेम लिख देती सी, तो ये क्या हो जाता, मैंने अपने फंक्शन को कॉल करना था। सही है, लेकिन यहाँ पे मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, तो क्या हो रहा है, सिर्फ वैल्यू असाइन कर दी, a 1 बन गया, b 2 बन गया हमारे पास। और क्या हो रहा है, a के अंदर मैं 1 से इंक्रीमेंट कर रही हूँ, तो 1 पहले से क्या था, 1 था, उसके अंदर मैंने प्लस 1 कर दिया, तो क्या बन गया, 2 बन गया। ठीक है, तो इस पॉइंट तक a क्या बन चुका है, 2 बन चुका है। अब उसके बाद वो नीचे आएगा, तो मैंने उसको कह दिया कंसोल डॉट लॉग सी, सी को कंसोल कर दो, और सी में आउटपुट क्या मिलेगा हमें, सिर्फ
ए का इंक्रीमेंट रिटर्न होगा, तो ए की वैल्यू को रिटर्न करेगा, तो क्या देगा हमें आउटपुट देख लेते हैं। मैंने वहाँ आंसर 2 बताया था, ये देखिए 2 आ गया। सही है। अब मैं थोड़ा सा और अगर इसको समझाऊं, अगर मैं ए की वैल्यू यहाँ पे 9 कर देती हूँ, सही है, मैंने ए की वैल्यू क्या कर दी 9 कर दी, बी की वैल्यू 2 है, ए की वैल्यू मैंने 9 कर दी, और क्या हो रहा है यहाँ पे 1 से इंक्रीमेंट हो रहा है। तो अब देखिएगा मुझे क्या आउटपुट देगा, आप लोग सोचिए 5 सेकेंड्स में कि क्या आउटपुट देना चाहिए। मैं काउंट करती हूँ, अपने माइंड में सोच लीजिए। 1 2 3 4 5। क्या सोचा आप लोगों ने, क्या आउटपुट देगा ये चेक कर लेते हैं। ये देखिए क्या आउटपुट दिया इसने, 10 दे दिया। सही है। तो इस तरीके से ये क्या करेगा, हमारे पास इंक्रीमेंट करेगा इसके अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया 2 हो गया। सही है। कितने क्वेश्चंस रह गए हैं, वाओ ख़त्म हो गए, चलें मुबारक हो। सही है। तो इस तरीके से ये देखिए अब थोड़ी सी क्लियर हो गई, उस टाइम बहुत ही ब्लर हो रही थी। खैर पीडीएफ में इतना ब्लर नहीं होगा, ऐसा होगा कि आप लोग इजीली अपने मोबाइल पे थोड़ा सा जूम करके अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। सही है। तो ये PIAIC का क्विज था, जो क्वेश्चंस मुझे मिले मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए, और भी जो भी क्वेश्चंस मुझे मिलते रहेंगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। मेरी भी अपनी कुछ बिजी रूटीन है, वरना मेरी कोशिश ये थी कि दिन में ज़्यादा से ज़्यादा जितनी वीडियोज़ हो सकें 2-3 मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ, ताकि एग्ज़ाम से पहले ज़्यादा से ज़्यादा मटीरियल आप लोगों के साथ शेयर हो सके। और मुझे जो जो चीज़ें मिलती रहेंगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी, चाहे फिर दिन में 2 वीडियोज़ आएँ 3 वीडियोज़ आएँ, जितनी भी आएँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ठीक है। और इसकी आपने ज़रूर तैयारी करनी है। और फिर कहूँगी कि सर जिया की रिपोजिटरी जो है, अगर आप वीडियोस से देख के समझना चाहते हैं, मैंने उसमें हर चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है। ठीक है। अगर आप खुद से सर जिया की रिपोजिटरी देख के कोड समझ सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकते तो मैंने सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, प्लेलिस्ट मौजूद है मेरे चैनल पे। ठीक है। इस वीडियो के एंड में भी आपको स्क्रीन पे मिल जाएगी वो प्लेलिस्ट। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ से जाके देख सकते हैं वीडियोस, मैंने हर चीज़ एक्सप्लेन की हुई है डिटेल में, लेकिन देखिएगा ज़रूर उसको। ठीक है। क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन जिन्होंने की होगी ना उससे तैयारी, तो उनको अंदाज़ा हो जाएगा ये क्विज़ देख के कि बहुत सारे क्वेश्चंस उसी में से आए हुए हैं। ठीक है। तो आप लोगों ने उसकी भी तैयारी करनी है, और सिर्फ उस पर डिपेंड नहीं करना, आपने थ्योरी की भी तैयारी करनी है। थ्योरी में मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि मैम थ्योरी से क्या मुराद है, क्या आएगा। तो भाई देखिए मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ कि सर अमीन आलम का भी जो अभी लास्ट क्विज था, जो ChatGPT का संडे वाली क्लास का, तो उसमें देखिए छोटी मोटी चीज़ें उन्होंने पूछी हुई हैं कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होती हैं, और जैसे अब ये सिंटेक्स पूछ लेते हैं, एरो फंक्शन का सिंटेक्स। अब इसमें भी आया ना कि अब आप बताइए कौन सा सिंटेक्स है, कौन सा फंक्शन है, एनोनिमस फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है। तो इस हिसाब से आपको समझना ज़रूरी है चीज़ों को कि कब कौन सी चीज़ क्या करती है, क्योंकि लाजमी नहीं है कि इस तरीके से कोड ही दिया हो आपको और आपको आंसर बताना हो। थ्योरी में भी आ सकती है ना आपके पास चीज़ें, तो आप लोगों को सब चीज़ों का पता होना चाहिए। ठीक है। जैसे इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने पूछा है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए डिटेल में। तो अच्छे से तैयारी करें, इंशाल्लाह मैं और चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।